गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा अभी और कोल एंड पेट्रोलियम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। तो हम बोल रहे थे ना, जो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट देखोगे 1 है, बहुत छोटा है 1 से भी, इसलिए हम उसको -1 लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, रीटा जी स्लो कर रखेंगे। गुड आफ्टरनून श्वेता जी, नीतू जी, पूजा, रितु, अमृता, प्रियांशु, प्रिंस, अपर्णा, हैदर, आकाश, राहुल, ओम प्रकाश, करुण, नरेश, सुमित्रा, प्रिंस। ठीक है, साउंड थोड़ा क्लियर, अब तो क्लियर आना चाहिए जी, अब तो क्लियर आएगा। ठीक है, ये नोट कीजिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक होता है एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। देखो, किसी भी कण का प्रतिकण निकालना हो, किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल निकालना हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो, जितना मास पार्टिकल का होता है, पार्टिकल का मास है m1 और एंटी पार्टिकल का मास है m2। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मास हमेशा बराबर होगा, चार्ज भी दोनों का बराबर होगा। जितना चार्ज पार्टिकल पर होगा उतना एंटी पार्टिकल पर होगा। तो अंतर क्या होगा फिर दोनों में, इसका साइन डिफरेंट हो जाएगा, चिन्ह अलग होगा। मतलब अगर पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके एंटी पार्टिकल पर पॉजिटिव हो जाएगा, पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके एंटी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसका एंटी पार्टिकल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही उसके एंटी पार्टिकल का मास है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होगा, जो एंटी पार्टिकल होगा, उसका मास भी इतना ही होगा, चार्ज भी इतना ही होगा। बस फर्क क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, उस पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर इसको हम पॉजिटिव कर दे तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल की। तो कहने का मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज कर दे तो उसे क्या बोलोगे आप, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे तो एक सब्सटेंस बन जाएगा, एक पार्टिकल बन जाएगा पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, एंडरसन ने, डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। इस तरीके से निकालते हैं, ये मतलब होता है एंटी पार्टिकल का प्रतिकण का। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी, डबल क्लास डेली होती है जी, डबल क्लास। सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, मेरा कमेंट आ रहे हैं क्या। हाँ ताहिर जी आ रहे हैं आपके कमेंट। नहीं सुनीता जी आप लेट नहीं हो, यहीं से स्टार्ट किया है। बेटा सिलेबस बताऊंगा, अभी बैचेज क्या है ना, मर्ज है थोड़े, जो कॉमन टॉपिक है ना वो पढ़ा रहा हूँ। अगली क्लास में बैच सेपरेट हो जाएंगे, जीएस वाले अलग हो जाएंगे, ठीक है, सीटेट वाले अलग हो जाएंगे, तो मैं सिलेबस डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, लूसेंट एनएफ एम जी ईपीएफओ के लिए, बट लेकिन लूसेंट की इतनी जरूरत नहीं है, अब पेपर नहीं आता लूसेंट से। आज एडमिशन लिया है, ओके जी। देखो जिन्होंने आज एडमिशन लिया है वो पिछली वीडियोस देखे, और मैंने ग्रुप बनाया है आपके बैचेस के बच्चों का, मैंने नंबर आप लोगों को दिया है पहली वीडियोस में, तो देख ले और मेरे पास मैसेज कर दे अपना नाम और अपना आपका जोन सा बैच है, जीएस का, ईपीएफओ का जो भी बैच है वो मैसेज कर दे, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब ध्यान से सुनो, ग्रुप में जो ऐड होगा 2-3 दिन बाद आपके सभी बच्चे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं। तो जैसे जैसे टाइम लगेगा मैं उन्हें ऐड करता जाऊंगा। कोई बच्चा ऐसे दोबारा मैसेज ना करे सर ऐड कर दो, अभी मत करो, 3 दिन तक, 2 या 3 दिन का वेट करो। अगर आप ऐड नहीं होते ना फिर दोबारा मैसेज कर देना, क्योंकि मैसेज बहुत सारे एक आध स्किप हो जाए तो बुरा मानने वाली बात नहीं, दोबारा कर देना, लेकिन अभी रुक जाओ।
हाँ सोनिया जी, पंजाब पीसीएस प्रिंसिपल एग्जाम, नहीं जी मैंने नहीं सुना जी। हाँ देखते हैं मंडे को लैपटॉप में होगा या नहीं, बता देंगे। है मंडे को, नहीं तो 1-2 दिन बाद हो जाएगा लैपटॉप में, 1-2 दिन बाद डेली क्लास हो जाएगी केमिस्ट्री की, नहीं तो देखते हैं जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। नोट कर चुके हो? हाँ जी, सभी पार्टिकल के एंटी पार्टिकल होते हैं कल्याण जी। M1 M2 क्या मैंने समझाया है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन का मास है M2, तो इसके एंटी पार्टिकल का मास है M1। तो कोई भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होगा ना, उनके मासेस दोनों सेम ही होते हैं, बराबर होते हैं। जितना मास इलेक्ट्रॉन का होगा इतना ही मास इसके एंटी पार्टिकल का होगा। इसी तरीके से जो प्रोटॉन का मास होगा उतना ही मास प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल का होगा। किसी का भी एंटी पार्टिकल होगा मास हमेशा सेम रहेगा, दोनों पर चार्ज भी सेम रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। ठीक है। हाँ मंजीर, नया टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अगला वो है। अब देखो लाइट का आपने फिजिक्स में, अच्छा अब देखो बॉन्डिंग अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना पता होगा बॉन्ड किससे बनता है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से। कोई भी बॉन्ड बनता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है देखो, जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड हमेशा आप बंद बोलो या बंद बोलो, बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है? हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनता है। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? ये एक रासायनिक क्रिया है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक क्रिया है। ठीक है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन से हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस है, तो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो रासायनिक व्यवहार होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक्स में आंसर भी गलत होते हैं, तो ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द केमिकल बिहेवियर of an element depends on number of valence electrons। हिंदी में लिखोगे, किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। 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 किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लाइट के बारे में। लाइट का कैसा नेचर होता है? जो प्रकाश होता है, लाइट जो होती है, इसका कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है, कणीय प्रकृति होती है, या वेव नेचर होता है, या तरंगीय प्रकृति होती है? कैसा होता है कोई बताएगा? हाँ भाई, लाइट के पास कैसा नेचर होता है? पार्टिकल होता है या वेव होता है? तो ध्यान से सुनो, लाइट के पास ये दोनों होते हैं, पार्टिकल प्लस वेव। तो जिसके पास ये दोनों नेचर होते हैं उसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर, द्विप्रकृति। अब ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि किसी भी सब्सटेंस का ड्यूअल नेचर होगा या नहीं? ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो सब्सटेंस का जो मास होता है ये बहुत कम होना चाहिए, दूसरा उस सब्सटेंस की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उस सब्सटेंस का होता है ड्यूअल नेचर, दोहरी प्रकृति। तो अब हम इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास अभी मैंने लिखवाया 9.1 × 10⁻31 kg। तो 10⁻31 था, यानी कि मास की वैल्यू क्या है? बहुत कम है ना। तो मास बहुत कम होता है
दूसरा आप लोगों को पता भी होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो यानी कि जब वो घूमेगा तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है और उसके पास वेलोसिटी भी है, मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होगा आपका, ड्यूअल नेचर। अब प्रोटॉन की बात करें, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करें। अभी मैं प्रोटॉन पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोटॉन का मास होता है, लास्ट में आता है उसका 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन का भी मास बहुत कम होता है। और प्रोटॉन भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर इधर उधर घूमता रहता है ना, भागता रहता है ना। तो प्रोटॉन का भी कैसा नेचर होना चाहिए, ड्यूल नेचर। मूर्खों, प्रोटॉन का ड्यूल नेचर नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता, वो बेहोश रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों बेहोश रहते हैं, इनकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बहुत कम है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन ये वाली सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास तो वेलोसिटी है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सिर्फ जो ड्यूअल नेचर होगा वो किसका होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। कंडीशन वो लिखिए, लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के पास कणीय प्रकाश की, कणीय तरंग की द्विप्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन के पास कणीय तरंग की द्विप्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन के पास कणीय तरंग की द्विप्रकृति होती है। नोट कीजिए, मैं तो पहले बहुत डरता था इस केमिस्ट्री से, मगर अब सच में सर मज़ा आ गया। और एक बात सर, आपका आवाज़ बिल्कुल कातिलाना है। थैंक यू देवल्ले जी, सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू भाई, नोट कर लीजिए तब तक। संदीप जी आप रिफ्रेश कीजिए। पॉजिट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन अलग है शेखर जी, प्रोटॉन अलग है बेटा। क्या पूछ रहे हैं विकास जी, पूछिए क्या पूछ रहे हो। नहीं नरेंद्र जी, मैं फॉरेन पोस्टिंग में नहीं गया हूं कभी। वैलेंसी निकाल के बताएंगे ना, प्रेडिक्टेबल आने तो दो। फिजिक्स आप ही पढ़ाओगे? नहीं रोहित जी, फिजिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे। कौशल जी क्या रिप्लाई नहीं किया बेटा, इतने मैसेज होते हैं। जब मैं पढ़ा के हटता हूँ, जो मुझे सामने दिखता है मैं उसी का रिप्लाई करता हूँ। पढ़ाना भी जरूरी है। आप सिर्फ 12th में पढ़े होते तो आज ये नहीं होता मेरा। कोई बात नहीं है, मैं 12th आगे मैं पढ़ाता हूँ। आप ही कोई भाई बहन हो तो पढ़ लेना, उनके साथ ऐसा मत होने देना, ठीक है। चलो भाई, अब देखो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो वो घूमेगा, या तो वो ऐसे घूमेगा या तो वो ऐसे घूमेगा, है ना। तो मूर्ख ना वो ऐसे घूमता ना वो ऐसे घूमता, देखो वो ऐसे घूमता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर, ठीक है। इसमें इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। अब बोलोगे इंसान का ड्यूअल नेचर होता है? इंसान का ड्यूअल नेचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान का मास ज्यादा होता है। अगर इंसान का ड्यूअल नेचर होता तो इंसान कैसे चलता? इंसान ऐसे चलता हुआ दिखाई देता। माहौल बनाने के बाद तो ऐसे ही चलता हुआ दिखाई देता पर्सन, है ना। माहौल बनाने के बाद ड्यूअल नेचर हो जाता है उसका, ठीक है। सर मैं इसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहा था बड़ी सिंपली, बट नाउ आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। ओके बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ये घूमता है या झूमता है
तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है? हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। बुक्स में बहुत सारे आंसर गलत दे रखे हैं, आज बता देता हूँ, माइंड में छाप लेना। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, कोई कुछ भी कहे, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, पता नहीं फॉर्मूलों के बारे में। तो लिखोगे द टोटल एनर्जी ऑफ revolving electron, the total energy of revolving electron, the total energy of revolving electron is always negative, is always negative। हिंदी में लिखोगे चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को हमेशा। ड्यूल नेचर का मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। फिजा जी कमेंट आ रहे हैं, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर प्रोटॉन्स मूवमेंट करते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर? नहीं सुनीता जी, प्रोटॉन्स कोई मूवमेंट नहीं करते। क्वेश्चन पोस्ट करेंगे बेटा, पहले ग्रुप में बच्चे ऐड तो कर ले, बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, बात ये है। फर्स्ट क्लास का वीडियो यही होगा जी, आपके ऐप में मिलेगा शांति जी, फर्स्ट क्लास का वीडियो। पूरे जी सबके कमेंट नहीं पढ़े जाते, ठीक है, आगे देखो। हाँ जी लेता हूँ जी, 11th क्लास का भी लेता हूँ, 12th का भी लेता हूँ, IIT वाला भी लेता हूँ, नीट वाला भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। BSc के कुछ टॉपिक्स भी लेता हूँ, ठीक है भाई। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक काम की चीज बताता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है एटम का, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की जो नॉर्मल स्टेट होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहां से हमने इसको एनर्जी दी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो यहाँ ऊपर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो एक चीज याद रखना, किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, आगे लिखवाऊंगा अभी, किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। किसी भी सिस्टम की जो स्थिरता होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। मतलब जिस सिस्टम में ऊर्जा ज्यादा होगी आप बोलोगे वो सिस्टम कम स्टेबल होता है, जिसमें ऊर्जा कम होगी वो सिस्टम हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। हर चीज स्टेबिलिटी पर डिपेंड है, ठीक है। देखो, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, गेन करके वो यहां से यहां चला गया, तो यहां उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई ना, एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो एनर्जी यहां पर थी वो तो थी ही थी, ये वाली एनर्जी भी उसने ले ली। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये वापस स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो यहां पर जिस स्टेट में इसके पास एनर्जी ज्यादा है इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबिलिटी कम है तो वो स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल कैसे हो सकता है? अपनी एनर्जी को कम करके। एनर्जी कम कैसे कर सकता है? वो जो एनर्जी उसने यहां से ली है उसे वापस छोड़ देगा तो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, जब उत्तेजित अवस्था से नॉर्मल अवस्था में वो आता है, तो ये जो रेज छोड़ता है, ये रेज कौन सी होती है? ये होती है आपकी गामा रेज। गामा रेज बोलो या बोल सकते हो फोटॉन्स। ये पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, बना लीजिए इसको। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है वो गामा रेज की फॉर्म में होती है। गामा रेज क्या होते हैं? आपके फोटॉन्स ही होते हैं। एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। शुभम जी, जेई में 40 मार्क्स आ सकते हैं, इस वैसे से आ सकते हैं बेटा, आप मेहनत करो, जो पढ़ाया वो करो, और क्या नाम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 40 आ सकते हैं। विशाल जी, मोज ले लो, आगे आएगा। हालांकि मोज ले लो आपके सिलेबस में तो है ही नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड है, मोज ले लो, मोज ले का नियम तो। हाँ चंदन जी आ रहे हैं। विशाल जी, मोज ले आपके सिलेबस में नहीं है। मैकबुक मैंने देखा नहीं बेटा साइंस का।
हाँ अनिल जी आ रहे, ये नोट करके बताओ, बाकी बच्चे टाइम खराब ना करें, नोट करते लिख दो नोटेड, मैं इसको हटा दूंगा फिर। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, अभी कराएंगे, सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। विलार्ड, प्रशांत जी विलार्ड, पॉल विलार्ड। करण जी मैसेज आ रहे हैं, सर आपका माइक हेड क्यों नहीं लगाते? बेटा उसमें आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही इसलिए नहीं लगा रखा। नोटेड, चलो भाई। अब अगर आप जो हाँ एक्साइटेड स्टेट लिखा है ना, एक्साइटेड स्टेट में टाइम लिख लो 10 की पावर -8 सेकंड तक रहता है इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में 10 की पावर -8 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन आपका रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। देखो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है। वहां पर -1.6 था, यहाँ पर +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन का मास हाँ, प्रोटॉन का मास होता है आपका 1.672 × 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताओ जल्दी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताओ भाई, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप बुक्स प्रैक्टिस करके देखो बेटा, मिल जाएंगे। आपसे पूछा किस पार्टिकल का ड्यूल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है, 4 ऑप्शन देकर ये पूछेगा। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में कौन सी रे छोड़ता है, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से। एक्सरे को नहीं छोड़ता। रदरफोर्ड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्खों, देखो खोज की थी इसकी गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है, ई गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड का नाम क्यों आता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन, ये जो नामकरण किया गया है, ये किसने किया गया है, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन जो नाम था वो किसने दिया है, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन के पापा जी कौन हुए, रदरफोर्ड। मूर्खों, नाम रखने से पापा नहीं बनते, पापा जी यही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पापा यही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। हिंदी में लिखना भाई, मैं बोल रहा हूं, इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इसकी खोज, इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। एंड प्रोटॉन नेम, एंड प्रोटॉन नेम was given by, and proton name was given by रदरफोर्ड। और प्रोटॉन नाम, और प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, और प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, और प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है सीटेट में अंकुश जी, ठीक है। देखो काफी बच्चे पूछ रहे पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर क्या है, आप खुद ही देख लो ना बेटा, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर क्या है। देखो चार्ज दोनों पर सेम है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, इस पर भी इतना ही है। आप इसका मास देखो ना, मास कितना है, इसका मास कितना है, 9.1 × 10 की पावर -31, और इसका मास कितना है, 1.672। ये अंतर है, दिख रहा, सेम नहीं है ना, दोनों अलग है, ये अंतर है जी, दोनों में मास का डिफरेंस है, ठीक है। टेस्ट कहाँ से लेंगे शिवानी जी, हम कहाँ से टेस्ट लेंगे, टेस्ट तो बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तभी खुद ही दे लेना। ज्योति जी क्या पूछ रहे, पेपर में दोनों, अच्छा पेपर में इसके दोनों ऑप्शन हो तो आंसर गोल्डस्टीन है ना, करेक्ट तो गोल्डस्टीन है, दोनों रहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गोल्डस्टीन नहीं है तब आप रदरफोर्ड लगाओगे, ठीक है, करेक्ट आंसर है गोल्डस्टीन। जब ये ऑप्शन में नहीं है तब आप रदरफोर्ड लगाओगे। बायो की क्लास नहीं हो रही, मुझे नहीं पता भाई बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये सब था प्रोटॉन के बारे में। नेक्स्ट स्टडी डालोगे न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.674 × 10 की पावर -27 kg, ठीक है।
खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की? चैडविक ने। तो लिखोगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। हिंदी में लिखोगे इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। साइंस स्पेशल बैच मेरा एक तो चला हुआ है बेटा, अगला बैच देखो कब आएगा, अभी तो वीओडी है। जो नया बैच आएगा ना उसे ज्वाइन करना साइंस स्पेशल का, जो अगर मेरे वाला हो तो दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे है पूछ लें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एक दो क्वेश्चन जो और आएंगे वो मैं करवा रहा हूं, अभी रुक जाओ। लिखो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अच्छा ओके शिखर जी स्लो पढ़ाएं, ब्लर हो रहा महिमा जी तो रिफ्रेश कर लीजिए। नहीं भी एमसीक्यू के लिए अलग बैच होता है, थ्योरी इतनी होती है कि एमसीक्यू नहीं करा सकते। सर इसमें भी दिल खुश करिए, अंबिका जी दिल खुश तो कर रहे हैं। आप देखो मेरा जो जीएस स्पेशल केमिस्ट्री है ना, जो बाकी लोगों का साइंस स्पेशल केमिस्ट्री होता है ना, मतलब किसी का साइंस स्पेशल बैच लोगे आप दूसरे टीचर्स का, वहाँ की केमिस्ट्री देखना यहाँ देखना, जितना वो नहीं पढ़ाते उससे ज़्यादा तो मैं जीएस स्पेशल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, और जो साइंस स्पेशल में पढ़ाता हूँ तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ईंट पर नाच जो है ना वो गलत है, क्योंकि वो आप क्या करते हो, देखो कुछ लोगों ने ऐसे याद रखा होगा ईंट पर नाच। इसमें कैसे याद करते हो, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, ये गलत है, ये नहीं है। करण जी सारा इंपॉर्टेंट है, कोई चार्ज नहीं होता। हाँ जी कोई चार्ज नहीं होता इस पर, ठीक है। ये इसी ने दिया था न्यूट्रॉन नेम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब काम की बात सुनो, अब आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया अब इससे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का भी मास लिखवाया है, प्रोटॉन का भी मास लिखवाया है, न्यूट्रॉन का भी मास लिखवाया है। मुझे ये बताओ इन तीनों में से सबसे भारी कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कौन है? क्यों परेशान हो गए शुभम जी, बताओ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के मासेस मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, ये बताओ इनमें से सबसे भारी कौन है? रोहित जी कह रहे हैं न्यूट्रॉन, बाकी लोग? न्यूट्रॉन आंसर आ रहा, प्रोटॉन भी आ रहा है। देखो एक ही चीज है, आंसर सारे आ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन भी आएगा किसी का, देखना थोड़ी देर में आ गया, अमित जी का इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब एक वैल्यूज एक ही है फिर भी आप आंसर नहीं कर डिफरेंशिएट कर पा रहे। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। देखो इन दोनों की पावर तो 10 की पावर -27 है, इनकी है 10 की पावर -31। एक बात बताओ, दो बड़ा होता है कि चार बड़ा होता है? दो बड़ा होता है कि चार? बातें सोचने लोगे ये क्या पूछ लिया सर ने, दो बड़ा होता है कि चार? चार ही तो होता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका यूज करेंगे अभी। देखो तो यहाँ -31 है, -27 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़े होंगे, ये सबसे छोटा हो गया, तो छोड़ो इसको। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ तक दोनों सेम है, इसको हटा दो। ये 1.67 यहाँ भी है, इसको हटा दो। 1.67 यहाँ, इसको हटा दो। यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 4, तो दो बड़ा के चार बड़ा? चार बड़ा। तो सबसे हल्का सबसे भारी कौन होता है आपका? न्यूट्रॉन। देख सकते हो सबसे भारी कौन है आपका? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। तो जिस सीक्वेंस में पढ़ाए हैं वही इनके मास का ऑर्डर है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। तो सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन, इससे भारी प्रोटॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन, ठीक है।
सुशील जी आप खुद ही निकाल सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1837 टाइम्स। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 183 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है 183 टाइम्स होता है। यहां सब नहीं, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग is the heaviest? Which of the following is the heaviest? हिंदी में लिखोगे, निम्न में से कौन सबसे भारी है? 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 ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु, डी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस जल्दी से आंसर दीजिए। न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, डी मस्ट हाइड्रोजन एटम। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं न्यूट्रॉन, कुछ कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम। चलो देख लेते हैं दोनों। अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनमें से भारी तो न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को और हाइड्रोजन एटम को कंपेयर कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। हाइड्रोजन कल मैंने पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 बड़ा है या न्यूट्रॉन का मास बड़ा है? कौन बड़ा है? 1 बड़ा है कि न्यूट्रॉन का मास बड़ा है? 1 बड़ा है, तो भारी कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना। लगा मत देना, ऐसा आप लोग सोचते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसकी यूनिट है केजी, ये होता है एएमयू में। और मैंने आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है एटॉमिक मास। ठीक है, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कितना? हाइड्रोजन का 1, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? a माइनस जेड। तो a माइनस जेड 1 माइनस 1 0। तो यानी कि ये जो 1 है, हाइड्रोजन का मास कितना? 1 है। ये 1 किसका मास दिखा रहा है आपको? प्रोटॉन का मास। यानी कि जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही हाइड्रोजन एटम का मास होता है। ठीक है, और प्रोटॉन से भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। अब ध्यान रखना, जब भी पेपर में आपको फीलिंग्स आए और आपको लॉजिक नहीं पता है, बस मन कह रहा है कि आंसर यही होगा, तो ध्यान रखना वो आंसर कभी भी नहीं होगा। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, देख लेना, फीलिंग्स से अपोजिट आंसर लगाना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो फीलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी फीलिंग्स के साथ जाना। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फीलिंग्स के अपोजिट जाना, आपका आंसर ठीक मिलेगा। ठीक है, उत्कर्ष से आप GS9 में पढ़े तो सेम ही होगा बेटा, दोबारा मत पढ़ो, इसको मत पढ़ो। पढ़ना तो फिर आपको साइंस स्पेशल पढ़ना था। ठीक है, साइंस स्पेशल में ज़्यादा अपडेट मिलेगी। थोड़ी बहुत अपडेट इसमें भी मिलेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, अंतर तो मिलेगा।
लेकिन GS9 आपका साइंस स्पेशल के साथ मर्ज होके हुआ था, तो आपको तो ये जरूरत नहीं थी, आपको साइंस स्पेशल लेना चाहिए था अगर साइंस पढ़नी है तो। मतलब डीपली, जिसको और ज़्यादा डीपली पढ़नी है तो उसको साइंस स्पेशल लेना चाहिए, और जिसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे, टेंशन लो, SSC वगैरह सारे कवर हो जाएंगे, PCS वगैरह कवर हो जाएंगे, इसमें से कोई बात नहीं। अच्छा, स्पेशल VOD लिया। करण जी, मेरा बैच है ना, हमेशा ध्यान रखना, मेरा नया बैच जो भी आएगा ना हमेशा अपडेटेड होता है। तो आपने जो साइंस स्पेशल VOD ना लेकर अगर आप लाइव वाला लेते ना, जो साइंस स्पेशल 7 की कभी VOD आए ना तो वो लेना, उसमें देखो बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है मैंने, बहुत सारा। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट आता है आपका शेखर जी। मैंने फीलिंग से क्वेश्चन नहीं किया बेटा, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखता था मैं साइंस में, ठीक है, तो इसलिए मुझे कभी इस पर वो नहीं आता था। हाँ, जब प्रैक्टिस करते थे ना तो वहाँ से आइडिया लगाया था कि बच्चे सोचते क्या हैं, मैं भी सोचता था, तो कुछ मैंने क्लियर इस तरीके से कुछ किया है। देखो भाई, हेडिंग डालोगे आइसोटॉप्स समस्थानिक, आइसोटॉप्स समस्थानिक, आइसोटॉप्स समस्थानिक। देखो, आइसोटोप की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। आइसोटोप किसे बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आप लोगों ने यही पढ़ा है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, डेफिनेशन बाद में लगवाऊंगा, ठीक है। हिग्स बोसोन पृथ्वीराज जी, वो गॉड पार्टिकल होता है हिग्स बोसोन, ठीक है। ये मानसी जी, अभी जो आपने रब कर दिया, मैं ये कह रहा हूं एटॉमिक मास कैसे निकालते? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए वो न्यूट्रॉन से हल्का है, मैं ये कह रहा हूं। एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में पूछ लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी सुनिए, देखो अभी ध्यान से सुनना। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इतनी स्टेटमेंट पढ़ी है, आज डिटेल में पढ़ो इसको। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना, आइसोटोप देखो ये एक ही एलिमेंट के ना, तीनों के तीनों हाइड्रोजन के ही हैं। आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, किसी एक तत्व के विभिन्न परमाणु, इतनी स्टेटमेंट होती है। तो इससे आपको पहचान करनी होती है वो कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर वो सेम एलिमेंट के बारे में कभी बोलता है तो ध्यान रखना वो हमेशा आइसोटोप के बारे में पूछता है, समस्थानिक के बारे में पूछता है। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बोलता है तो वो हमेशा आइसोबार के बारे में पूछता है। तो ये कुछ कीवर्ड से ध्यान रखना। अब देखो, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। हमें पता लगाना है कि इसके अंदर, इन तीनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम है या अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है या अलग है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है या अलग है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है या अलग है। ये सारी चीजें चेक करनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें चेक करना है कि इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है या अलग है। देखो ये सारी चीजें चेक करते हैं, पूरा पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो प्रोटॉन होंगे 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो प्रोटॉन होंगे 1। इसका एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन 1, ठीक है। अब न्यूट्रल है ना ये सारे, किसी पर कोई चार्ज नहीं है, तो जिस पर कोई चार्ज नहीं होता तो उस केस में एटॉमिक नंबर जितना होगा उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। न्यूट्रल केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, तो इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये सारे न्यूट्रल हैं, उदासीन है, तो इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आज की क्लास में पढ़ाई थी आपको, पहली क्लास में। एक इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में होगा? K शेल में। इसका भी इलेक्ट्रॉन किस में होगा? K शेल में। इसका भी इलेक्ट्रॉन K शेल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही आउटर मोस्ट होगी, यही बाहरी कक्ष होगा इनका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सब में सेम है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A - Z, 1 - 1 0, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1, यहाँ पर 2। तो एक चीज देखना, इनके अंदर ये सारी चीजें ये सेम है, ये सेम है, तो बदलता क्या है? आइसोटोप में सिर्फ एटॉमिक मास बदलेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलेंगे। क्लियर है या नहीं? मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, तो देखो यहां लिखोगे, उसके बाद ये लिखना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर,
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास are known as isotopes। हिंदी में लिखोगे किसी एक तत्व के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो, किसी को डाउट हो तो बताओ। अरे सृष्टि जी क्या क्वेश्चन पूछा आपने बेटा, इतना तो समझो, बहुत सारे बैचेज है मेरे पास, कमेंट बहुत सारे होते हैं सामने, सबके नहीं देख पाता, पढ़ाऊंगा या कमेंट पे ध्यान दूंगा। अब मैं जब नोट करके खड़ा होता हूँ, जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जब जिसका कमेंट मेरे सामने होता है मैं उसका आंसर देता हूँ। सर क्यों न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा है? अरे बेटा देखो, न्यूट्रॉन यहाँ देख लो आप, न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.674 × 10⁻⁻27 kg, ये है ना न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन जो होता है, अब यहाँ देख लेना अलग से, हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर 1 भी, एटॉमिक मास भी 1। तो एक चीज देखो, एटॉमिक मास किसके बराबर बताया था मैंने आपको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर बताया था। प्रोटॉन किसके बराबर थे? एटॉमिक नंबर के। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? दोनों का अंतर। यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर आया? 1 के। और ये 1 क्या था? ये देखो ना, ये क्या है? 1 क्या है? प्रोटॉन है ना। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास तो प्रोटॉन से भारी होता है, इसलिए आंसर न्यूट्रॉन। अब क्लियर है सृष्टि जी? बाकी किसी और ने भी पूछा था, मानसी जी ने भी पूछा था शायद। सतीश जी लाइव चल रहा है बेटा बैच? नहीं जी, ओनली हाइड्रोजन है जिसका मास नाइट्रोजन से छोटा है, नहीं जितने भी तत्व हैं सबका मास ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, सॉरी हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, नाम भी बता देता हूँ। अब देखो, इसका जो नाम होता है ये होता है प्रोटियम, इसका जो नाम होता है ये होता है ड्यूटेरियम, इसका जो नाम होता है ये होता है ट्रिटियम। अब यहीं से एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में से केवल ट्रिटियम ही एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी एक पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे आगे। सीटेट में नहीं है रेडियो एक्टिविटी, ये जीएस वाले बैचेज में होगा और साइंस स्पेशल में होता है रेडियो सक्रिय। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में से एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा? आपका ट्रिटियम। बाकी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ करण जी 22 क्लास बहुत हैं वीओडी में, लेकिन अब और ज़्यादा पढ़ाते हैं साइंस स्पेशल में, और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आइसोबार, संभारिक, आइसोबार संभारिक। ठीक है, ये उसका अपोजिट है। देखो वहां पर क्या थे, सेम एलिमेंट होते थे, यहां पर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। वहां पर एटॉमिक नंबर सेम था, यहां पर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। वहां पर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान अलग था, यहां पर वो वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, तो लिखोगे डेफिनेशन एटम्स ऑफ द, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हो, सभी डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, निकाल सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया। एटम्स ऑफ द different element have, atoms of the different element have, atoms of the different element have same atomic mass, same atomic mass, same atomic mass, same atomic mass, but different atomic number, but different atomic number, but different atomic number are known as isobar, are known as isobar। हिंदी में लिखोगे विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, परंतु परमाणु क्रमांक, परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नोट कर लेना। एक तीसरा चीज और बता देता हूं यहीं पर, आइसोटॉन्स, सम न्यूट्रॉन, आइसोटॉन्स सम न्यूट्रॉन। एक बार इसके बारे में और देख लो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, टॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन। तो लिखोगे दे आर हैविंग, they are having same number of neutrons, they are having same number of neutrons। हिंदी में लिखोगे इनमें न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है। एग्जाम्पल बताता हूं अभी। देखो इसका जो एग्जाम्पल है यहीं पर बता देता हूं। देखो इसका एग्जाम्पल, N715 ऑक्सीजन 816, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 15 में से 7 माइनस करोगे 8, 16 में से 8 माइनस करोगे 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर होती है तो उसे बोलते हैं हम आइसोटॉन्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बताओ, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कराता हूं। आई थिंक आई एम योर जूनियर स्टूडेंट हूँ। ओके राज जी, हाँ शेखर जी आप, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ना, कि जरूरी नहीं ना कि न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो वो आइसोटॉप्स होंगे, ये कोई जरूरी नहीं ना। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके सिलेबस वो सब पढ़ाएंगे, लाइव हो अमित जी। सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं बेटा सीजियम और जिनोन के सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स अगर आपसे पूछे जाए सीजियम और जिनोन के होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पूछे जाए तो पोलोनियम के होते हैं। ठीक है, हाँ नितिन जी, कानपुर आया था मैं प्रूडेंस में ऑफलाइन में। हाँ है, हाँ नितिन जी 2 दिन क्लास ली थी शायद मैंने वहाँ, सही पहचाने। यू आर बेस्ट। नहीं मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीज़ है यहाँ पर, वैसे थोड़ा बहुत अंतर होता है, कोई उसको टेंशन न लो, सेम आपके लिए। हाँ नीतू जी 40, पोटेशियम का मास 40 होता है तो वो आइसोबार हो जाएगा। सर आपका आवाज़
दिल जख्मी कर रहा है एकदम नवाजुद्दीन जैसा। थैंक यू आशीष। लिखने ये नोट कर लो, बताओ जल्दी, फिर आगे पढ़ते हैं। तीनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है मोनू जी? तीनों इंपॉर्टेंट है। संभारिक का एग्जाम्पल ये लिखा तो हुआ बेटा, ये रहा संभारिक का एग्जाम्पल। हाँ ईपीएफओ के लिए एनएफ है मनमीत जी। क्लियर है चैप्टर सर? ऋतिक जी आपका कमेंट पहुंचा होगा, पता नहीं सर, आप अच्छा पढ़ा, थैंक यू नारायण जी सर। इस पे डेफिनेशन क्वेश्चन, हाँ सुनीता जी, जो मैंने, हाँ डेफिनेशन में जिसको मैंने एग्जांपल देना, एग्जांपल पे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ, डेफिनेशन से भी आते हैं। पहले उसको कवर कीजिए करण जी, जो बैच है ना आपके पास, पहले उसको कवर कीजिए, उसके बाद सोचना, पहले उसको करके देखो, उसमें प्रैक्टिस करके देखो, जब आपको लगे जरूरत तो लेना, अदरवाइज नहीं। न्यू चैप्टर में स्टार्ट करिए, आज तो ज़्यादा हो गया। नया चैप्टर, सारे चैप्टर अच्छे हैं, केमिस्ट्री की टेंशन ना लो, ठीक है। रोमांटिक सीजन, सारे चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन जो कॉमन है थोड़ा उसको भी देखते हुए, थोड़ा टाइम कम है तो एक ऐसा चैप्टर लेते हैं जो सबको समझ में भी आएगा। बेसिक सा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, लेकिन आपको उसके बारे में इतना नहीं जानते होगे जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें हेडिंग डालोगे फर्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हिंदी में इसको बोलते हैं कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान। पोटेशियम और नियोन का ले लीजिए शेखर जी, जो आप पूछ रहे हो एग्जाम, पोटेशियम और नियोन का ले लीजिए, ठीक है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्यूल है, कोई भी ईंधन है, ठीक है, उसका 1 ग्राम लो, इस 1 ग्राम का कंबशन कराओ, दहन कराओ, तो कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इससे जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो लिखोगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी released from the combustion of 1 gram fuel, 1 gram fuel is known as calorific value, is known as calorific value। हिंदी में लिखोगे 1 ग्राम ईंधन के दहन से, 1 ग्राम ईंधन के दहन से, 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता 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 है, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, किसी भी फ्यूल की कुछ फिक्स्ड है, आपसे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू पूछ लेंगे, जैसे फ्यूल, ईंधन, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास है पेट्रोल, पेट्रोल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 50,000 जूल, और किलो जूल में लिखोगे तो 50 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 ग्राम से 50,000 जूल एनर्जी निकलती है, ठीक है। डीजल से 40 to 45 किलो जूल पर ग्राम, सीएनजी से 25 to 28, कई बार 34 भी हो जाती है, डिपेंड करता है 34, ऐसा किसी बुक्स में कुछ है, कुछ में कुछ है, तो इसके नियरेस्ट ऑप्शन देख लेना। हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल, सबसे ज़्यादा एनर्जी से निकलती है 150 किलो जूल पर ग्राम। तो आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। रॉकेट्स में यूज़ करते हैं, गैसेस पढ़ाऊंगा तब लिखवाऊंगा, इतना नोट कीजिए। अदिति जी आ रहा है,
कमेंट आपका। देखो जी, हर एग्जाम में डिफरेंट मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के, तो मानसी जी वो जो बैच थोड़ा सा सेपरेट होगा अगली क्लास में, तब आप मैं डिस्कस कर लेना। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, मैंने आपसे पहले भी पढ़ा। थैंक यू अंकित जी। नोट कब मिलेगा बेटा? नोट बोर्ड पर है। नहीं मनीष जी, किलो जूल पर ग्राम होता है, केजी नहीं होता। स्टैंडर्ड डेफिनेशन 1 ग्राम के लिए बनाई गई है इसकी। फ्यूचर फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन। हाँ जी, सीटेट में केमिकल रिएक्शंस है आपके सिलेबस में, कराऊंगा वो सीटेट वाले बैच में। ऋतिक जी, साइंस बैच हर एग्जाम के लिए होता है आपका, कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, तो वो हर एग्जाम को कवर करता है। साइंस स्पेशल जो होता है, लो लेवल से हाई लेवल सारे एग्जाम्स कवर होते हैं उसमें। ओके करण जी, पानीपत से हो आप। रजनीश जी, सीएनजी पढ़ाएंगे। अच्छा, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आएंगे, एयरक्राफ्ट वाला भी आ रहा है, एयरक्राफ्ट में भी आएंगे, अभी आ जाएगा इस पे। ठीक है, वाइट पेट्रोल जिसे बोलते हैं, प्रीमियम पेट्रोल होता है, वो पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, इसी में आ जाएगा। अब हेडिंग डालोगे सबसे पहले कोल कोयला। कोल कोयला। देखो, कोयले की खानों से हीरा निकाला जाता है, आप लोगों को पता होगा, और कोयले का कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो कोयले को किसके साथ कंपेयर किया गया है? हीरे के साथ, इसलिए उसका दूसरा नाम रख दिया गया ब्लैक डायमंड। तो लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। हिंदी में लिखोगे इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, एटीएफ, प्रीमियम पेट्रोल को बोलते हैं। नहीं, एटीएफ अलग होता है बेटा, एटीएफ केरोसिन ऑयल होता है। सुनीता जी, साइंस पेडागोजी हो जाएगी, भी रुक तो जाओ। केमिस्ट्री वाली फिजिक्स वाले में तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम आपको। अगर हो रही तो आप क्वेश्चन भेज दिया करो मेरे पास, मैं कर दूंगा सोल्व। अभी 2-3 दिन बाद भेजना लेकिन डाउट। देखो, इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। तो कोयला 4 तरीके का होता है। पीट वो कोयला होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 50 से 60 होता है। ये आपको ये वाली परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसके अलावा जितनी परसेंटेज लिखवाऊंगा आगे वो सारी याद रखनी है। सेकंड आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट वो होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 60 से 70 होता है। ठीक है। थर्ड है बिटुमिनस। बिटुमिनस वो होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 70 to 88 होता है। फोर्थ आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट वो होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज ग्रेटर देन 88 होता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अभी बताऊंगा, इतना नोट कर लीजिए, एक एक के बारे में बताऊंगा अभी। बेटा आर्गन का मास 36 भी होता है, 40 भी होता है, वो आइसोटोप्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं विकास जी साइंस स्पेशल में एक्स्ट्रा। पूर्णिमा जी, ग्रुप में मैंने कहा ना सबको ऐड कर दो, बहुत सारे बच्चे हैं, एक ग्रुप पूरा हो गया तो दूसरा क्लास ले रहा हो ना, टाइम भी तो होना चाहिए ना, कंटेंट भी अपडेट करना पड़ता है, हम भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, IIT वगैरह उनके में बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा, तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, एंथ्रासाइट ग्रेटर देन क्या कह रहे हो अनन्या जी, बोलिए। शेखर जी, सिलेक्शन से पहले मेरा वीडियो देखो आप, स्ट्रेटेजी क्या, हाउ टू क्रैक सिजिल 2018 मेरे यूट्यूब चैनल पर, उस पर पता चलेगा।
ठीक है, अब देखो इन चारों में से कौन सा कोयला है जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है? बिटुमिनस। ठीक है, घरों पर जो कोयला यूज करते हैं वो होता है आपका बिटुमिनस, इसे ही बोलते हैं हाउस होल्ड कोल, कमर्शियल कोल। ब्राउन कोल किसे बोलते हैं? भूरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट। जितने भी कोयले हैं कि कौन से कोयले में पौधों के अवशेष सबसे ज्यादा होते हैं? पीट के अंदर सबसे ज्यादा अवशेष होते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें से सबसे अच्छा सबसे घटिया कोयला होता है आपका पीट और सबसे अच्छा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट। रेलगाड़ियों में यूज करते हैं एंथ्रासाइट का। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से कोयले से निकलेगी? एंथ्रासाइट से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लिखते जाओ। फर्स्ट हेडिंग डालो पीट। एक होता है वोलाटाइल, वाष्पशील। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं वोलाटाइल। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल की टंकी को आप ओपन कर दो, पेट्रोल अपने आप उड़ जाएगा, पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, यानी कि वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वोलाटाइल। इसी तरीके से इनमें से सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन सा होगा? आपका पीट, क्योंकि कार्बन कंटेंट कम है, इसको थोड़ी सी हीट दोगे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यू आर बेस्ट। थैंक यू अनन्या जी। पहले कभी नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, कम समझ आ रहा। धर्मेंद्र जी बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हो ना, तो सीटेट से हो शायद। ठीक है, इसलिए लिखो इट इज हाईली वोलाटाइल। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, इट इज हाईली वोलाटाइल, यह सबसे अधिक वाष्पशील है। फर्स्ट पॉइंट इसका ही, इट इज हाईली वोलाटाइल, यह सबसे अधिक वाष्पशील है। देखते थोड़ी देर और पढ़ते हैं। इट इज हाईली वोलाटाइल, यह सबसे अधिक वाष्पशील है। इट इज हाईली वोलाटाइल, यह सबसे अधिक वाष्पशील है। सेकंड, इट कंटेन्स प्लांट्स रेजिड्यू। इट कंटेन्स प्लांट्स रेजिड्यू, हिंदी में लिखोगे इसमें पौधों के अवशेष मिलते हैं। इसमें पौधों के अवशेष मिलते हैं। इसमें पौधों के अवशेष मिलते हैं। सुमित्रा जी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी आपका सिलेबस है ईपीएफओ का, टेंशन न लो। इसमें पौधों के अवशेष मिलते हैं। हाँ सोनी जी एंथ्रासाइट अच्छा बोला, इसमें पौधों के अवशेष होते हैं। सेकंड लिखोगे आप लिग्नाइट, इसमें एक ही पॉइंट है, इसको भूरा कोयला बोलते हैं। लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन कोल। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्राउन कोल, इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्राउन कोल, इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। थर्ड लिखोगे बिटुमिनस। बिटुमिनस तो बिटुमिनस में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, इन इंडिया इट इज प्रेजेंट इन द अबंडेंट अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन द अबंडेंट अमाउंट अमंग ऑल कोल्स। हिंदी में लिखोगे भारत में यह कोयला, लिखो भारत में यह कोयला सभी कोयलों में से, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कवर नहीं होगा फिर, जैसे थोड़ा बहुत और भी एनटीपीसी के लिए साइंस स्पेशल ज्वाइन करो बेटा। लिखो भारत में यह कोयला सभी कोयलों में से, भारत में यह कोयला, भारत में यह कोयला सभी कोयलों में से सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। भारत में यह कोयला सभी कोयलों में से सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। भारत में यह कोयला सभी कोयलों में से सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। अब देखो जी नया बैच कब आता है, मोनू जी साइंस स्पेशल, मेरे वाला लेना, ठीक है, तब पता चलेगा अंदर। ठीक है, दूसरा इसको इसी में दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट इज आल्सो नोन एज कमर्शियल कोल
कमर्शियल कोल एंड हाउस होल्ड कोल, कमर्शियल कोल एंड हाउस होल्ड कोल, इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। नहीं अनन्या जी, डेली कंबाइन नहीं रहेगी, जो कॉमन टॉपिक्स है उसमें हो जाएगा, नहीं तो इंडिविजुअल चलेगा। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। ये AND ENP इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं होंगे बेटा, ये कंपटीशन है, ठीक है, सिलेबस नहीं है। अच्छी थी आदित्य जी, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू पृथ्वीराज जी। साइंस स्पेशल हिमानी जी, देखते हैं कब स्टार्ट होता है। सबसे अच्छा कोयला श्वेता जी एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है, बिटुमिनस को इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। सुन तो लिए एंडी, फोर्थ लिखोगे भाई, लास्ट आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोल, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोल, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोल। हिंदी में लिखोगे, इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है, इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है, इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। हाँ जी, ये तो याद करना ही पड़ेगा शिखर जी। दूसरा, इट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी, it gives maximum energy on combustion, इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती। काला सोना ये नहीं है हरीश जी, काला सोना आने वाला अभी, ये काला सोना नहीं है, ठीक है। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो ये जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये लिखोगे लीस्ट वोलेटाइल, इट इज द लीस्ट वोलेटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील है, इट इज द लीस्ट वोलेटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील है। इट इज द लीस्ट वोलेटाइल, यह सबसे कम वाष्पशील है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, हाँ, व्हाइट कोल किसे बोलते हैं, नोट करके लिखना, व्हाइट कोल किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? सफेद कोयला किसे बोलते हैं? व्हाइट कोल किसे बोलते हैं? सफेद कोयला। पता नहीं बेटा, अरविंदर सिंह का नहीं पता। प्रिंस जी नमस्कार। आजाद जी हल्दी आंसर बताइए जल्दी। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से सर करें, कौन से बैच में बेटा? हरीश साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से बैच की कह रहे हो? हाँ जी अनन्या जी बहुत सही, बिल्कुल सही। देखो डायमंड को बोला जाता है व्हाइट कोल, डायमंड का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, और ये कोयले की खानों से निकलता है, तो व्हाइट कोल किसे बोलते हैं हम? डायमंड को, हीरे को। हेडिंग डाल लो पेट्रोलियम। बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बस पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम की डेफिनेशन और इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ लें। 5 मिनट और पढ़ते हैं बस। कपास को बेटा कहां से ढूंढ के लाए कपास? ठीक है, अब देखो पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम जो बनता है ये आपका फोसिल से बनता है, आप लोगों को पता ही होगा, जीवाश्मों से बनता है। ठीक है,
फोसिल से बनता है, जीवाश्मों से बनता है। और फोसिल्स के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं आपके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। इनके कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो, तो पेट्रोलियम किसका मिक्सचर होता है? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का। तो लिखोगे इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ large number of, it is a mixture of large number of hydrocarbons। यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। 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 देखो, अब इसका जो इसको कंपेयर किया जाता है गोल्ड के साथ। क्यों? जैसे गोल्ड के प्रोडक्ट्स, गोल्ड के रेट बढ़ते रहते हैं, वैसे इसके प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना। तो लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। कच्चा तेल भी सही बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। लिखोगे इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। मूर्खों का गोल्ड FeS2 होता है, आयरन पायराइट होता है पंकज जी। मूर्खों का सोना आयरन पायराइट को बोलते हैं। ठीक है, लिखो इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिए पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? देखो, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ठीक है, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम गैस, LPG, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर, और देखिए लुब्रिकेंट, स्नेहक, पैराफिन वैक्स, हिंदी में इसको पैराफिन मोम ही बोलते हैं, बाकी के नाम यही है हिंदी में सारे। ठीक है, एस्फाल्ट, कोल तार को बोलते हैं एस्फाल्ट, पेट्रोलियम कोक। तो ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगली क्लास में पढ़ने से या आज ही पढ़ोगे? जल्दी बताओ, आधा घंटे का टॉपिक है ये सारा। अब आपकी मेजोरिटी पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, जल्दी बताओ। अविनाश जी आ रहे हैं, आपके कमेंट आज ही एडमिशन लिया? पता नहीं बेटा, सुबह में कैलेंडर कब आएगा? आज सर, अब कल, टुडे सर, आज ही सर। मतलब ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि आज ही पढ़ें। मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना मैं, बोर नहीं हो रहे ना।
अरे बेटा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अभी कुछ आप लोग कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, तो अगली क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, काफ़ी हो गया आज, ठीक है। ओके बेटे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। और दूसरा, ग्रुप में मैं 2-3 दिन में सभी बच्चे ऐड हो जाएंगे जिनके मेरे पास मैसेज आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा वो वेट कर ले, ये ना सोचे कि सर ऐड नहीं कर रहे, टाइम मिलते मैं ऐड करता हूँ, 2-3 दिन में सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, आज संडे है, कोई बात नहीं, आप 2 क्लास बहुत हो गई आपकी, बहुत शानदार जबरदस्त सर, थैंक यू पंकज जी, ठीक है, मज़ा आ गया, थैंक यू करण जी। बाकी लोगों को मज़ा आया या नहीं? अब ये तो बता दो मज़ा आया या नहीं, ईमानदारी से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आया वो नो लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आ रही होगी आवाज़, अब पहले माइक मैंने ऑफ कर रखा था जब मैं आपसे कुछ, हाँ पूजा जी सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो कहा जो कॉमन टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूँ। आप अभी तो बढ़ाना लग रहे हो, बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया सर, यू आर ग्रेट सर। बुक के बारे में जी मैंने पहले वीडियो बता रखी, पहली क्लास की वीडियो देखी, उसमें बारे में बता रखा है बुक के बारे में। बहुत शानदार क्लास गुरुजी सर, मज़ा आया, एंथुसियाज्म लेवल 100। ओके भाई, थैंक यू सभी लोगों को, अब मन लगा के पढ़ना, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।